नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स अली मोहम्मद ख़ान साहब मेरे साथ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ट्वाइस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब भी मेरे साथ होंगे। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सहाफ़ी टेलीविजन पर्सनैलिटी जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब भी मेरे साथ होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। लेकिन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग खबर है नाज़रीन जो मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए थे शहबाज शरीफ साहब के, सुलेमान शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, वो अब उन्होंने बताया जाता है कि रिलीज़ कर दिए हैं मैजिस्ट्रेट ने। उस हवाले से हम शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन से चीज़ें समझना चाहेंगे। लेकिन जब तक हम उस तक नहीं पहुँचते, मैं सबसे पहले आपको ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा PMLN के अंदरूनी मामलात के हवाले से वो मैं आपको सुनाता हूँ। इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। ये हुकूमत, इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। तो मेहरबानी करें, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। एक कायद के पीछे जिसका नाम नवाज शरीफ है, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क्यादत के हैं। चाहे वो शहरों में है, तहसीलों में है, यूनियन काउंसिलों में है। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। नाज़रीन, ये आपने सुना कि ख्वाजा आसिफ साहब एक इत्तेहाद की ज़रूरत के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जमात के अंदर जो झगड़े हैं उन्हें ख़त्म होना चाहिए, इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और मलिक अहमद खान साहब मेरे साथ हैं जो शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। मलिक साहब, ये आपने, मुझे उम्मीद है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ अभी कहा है और जो मैंने सुनाया है ये आप सुन चुके हैं, आपने सुन लिया ये? जी जी बिल्कुल, मैंने सुना है जनाब। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है और ख्वाजा साहब की भी सुनी है। जी, मैं आपसे दूसरे इशू पे जो बरतानिया के हवाले से बात है उस पर मैं अभी आपसे समझना चाहूँगा उसकी अहमियत क्या है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब किन अंदरूनी झगड़ों की बात कर रहे हैं? बिकॉज शहबाज शरीफ साहब तो अगले इलेक्शन में PTI को दफन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ का पूरा टोन, टेनर, लहजा, बात करने के अंदाज से यह बात बड़ी वाज़ेह है कि वो बड़े परेशान हैं कि PMLN के अंदर शदीद दरारें हैं, यहाँ यूनिटी नहीं है, यहाँ इत्तेहाद नहीं है और इकट्ठे होने की ज़रूरत है। क्या मसला है? जी डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल ख्वाजा साहब ने कल ये बात की और उसकी एक बैकग्राउंड थी कि क्योंकि कल शहबाज साहब हनीफ अब्बासी साहब के पास जो पिंडी के हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के लोग कामयाब हुए थे, उस सिलसिले में उनको बकअप करने, मुबारक देने और उनको वहाँ पे उनसे मिलने के लिए वहाँ पर तशरीफ ले गए थे। तो वहाँ पर कुछ ऐसी बात हुई कि मकामी सतह पे टिकट्स के कोई इश्यूज थे और जो वहाँ पे कुछ दोस्तों की नाराजगी थी जिनको टिकट्स नहीं मिल सके थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ख्वाजा साहब ने वो बात की और कहा कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। वो बिल्कुल वो मकामी सतह पे लोकलाइज वो जिक्र भी कर रहे हैं कि यूनियन काउंसिल्स में हो या किस सतह पर भी हो, वहाँ पर एक टोटल यूनिटी आनी चाहिए और सारे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने लीडर के पीछे खड़े हो जाए। ये कॉन्टेक्स्ट था उस बातचीत का। जी अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये भी महसूस कर रहे हैं, आपके हम मुसलसल बात सुनने में आ रहे हैं, बाकायदा नजम सेठी साहब ने कुछ दिन पहले इसके हवाले से एक वीडियो डिस्कशन व्लॉग किया कि पार्टी के अंदर एक ही स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, मरियम औरंगजेब साहिबा को होना चाहिए, और जो शहबाज शरीफ साहब ने मलिक अहमद खान को अपना स्पोक्स पर्सन अलग से बना दिया है, इससे भी पार्टी में दरारें पड़ गई हैं, इससे भी एक डिसयूनिटी पैदा होती है। उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? डॉक्टर साहब देखिए, मरियम इज वेरी एबल, बड़ी बेहतरीन वो इतलात की जिम्मेदारी संभालती हैं पार्टी के लिए भी और जब हुकूमत में भी थी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी एक बड़ी सलाहियत है। साहब ने ऐसा समझा कि खुदा न खास्ता को मेरी अपॉइंटमेंट से, तो मैं तो रादर उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ और उनकी जो क्योंकि वर्कलोड होता है, काम बहुत ज्यादा है, इट इज राउंड द क्लॉक, आपके सामने एक बड़ी टीडियस जॉब है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो शायद ये जरूरत महसूस की गई लीडरशिप की तरफ से कि उनके साथ मैं भी होऊंगा तो शायद कुछ मैं उनके लिए मुआवन और मददगार हो सकता हूँ। अब मुझे नहीं पता, सेठी साहब से मैं अगर मिला तो जरूर पूछूंगा
कि मेरी अपॉइंटमेंट से उनको दरार कैसे नजर आई। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि ये जो मुर्तज़ा अली शाह साहब ने ट्वीट किया है कि यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए थे शहबाज शरीफ साहब के, उनको अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिलीज़ करने का हुक्म और रिक्वेस्ट कर दी है मैजिस्ट्रेट को। ये बात फाइनल हो चुकी है, क्या ये केस ख़त्म हो गया है, क्या ऐसे आप कंफर्म करते हैं? जी डॉक्टर साहब, बेसिकली इट इज नॉट जस्ट अबाउट फ्रीजिंग एंड अनफ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली ये एक नेशनल क्राइम एजेंसी, आपको पता है कि उसकी इंग्लैंड में और इंग्लिश लॉ में और पूरी दुनिया में उसकी क्या हैसियत है, और वो सिर्फ उस सूरत में करती है इन्वेस्टिगेशन जब उसके पास कोई एलिगेशन ऐसे जाएं जिसमें वो समझे कि ये प्रोब करना, या स्टेट की रिक्वेस्ट हो, जिसमें जैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया और उसमें हमारा जो एसेट रिकवरी यूनिट है, इन्होंने ये उनको इन्फॉर्म किया कि थ्रू अ लेटर, और वो लेटर ऑन रिकॉर्ड में है, वो वेस्टमिनिस्टर की मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर भी एनसीए ने पेश किया। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने ये डिमांड किया और बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और यहाँ पे बिलियंस ऑफ पाउंड्स की जो इनकी ट्रांजैक्शंस हैं वो उसमें हम चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, और ये इल गॉटन मनी है और इसको आप कह रहे हैं कि एनसीए ने इसे अब खत्म कर दिया है। मैं जाना चाह रहा हूं मिनिस्टर साहब की तरफ। आप कह रहे हैं कि एनसीए ने इसे खत्म कर दिया है? एब्सोल्युटली जी, उन्होंने दो बातों पर। बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ थे, जो शहबाज शरीफ साहब के जी आप बात मुकम्मल कर लें। जी, उन्होंने कहा कि देयर इज नो प्रोसीड ऑफ क्राइम, और बल्कि उन्होंने क्लीन चिट दी, और फिर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया कि ये इन्वेस्टिगेशन जो थी, ये इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं होता जो ARU ने एलेज किया था। बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब शहबाज साहब के स्पोक्स पर्सन हैं। वो ये कहते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने एसेट क्राइम रिकवरी यूनिट ने जो दरख्वास्त दी थी एनसीए के सामने, एनसीए ने उसको एग्जामिनेशन करने के बाद दाखिल दफ्तर कर दिया है, और यूँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस जो हैं उससे बरतानिया में इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अली मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हमारे साथ हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी हुकूमत को इसका अदराक है, आपको इसकी नॉलेज है कि जो केस आपने प्रेजेंट किया था उसे दाखिल दफ्तर कर दिया गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर पीरजाद साहब बहुत शुक्रिया। ये जो डेवलपमेंट आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इसके एक्चुअल फैक्ट्स का शायद इल्म ना हो, लेकिन मैं जो रिसेंट अपडेट है जो हमारे एसेट रिकवरी यूनिट और जो इन मामलात को देखते हैं शहजाद अकबर साहब की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जो ARU है, एसेट रिकवरी यूनिट या नैब, उनकी तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई थी। जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, जो NCA, जो UK का एक इदारा है, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉक्टर साहब चूँकि अपना हमारे शहजाद साहब इनको डील करते हैं, तो जो उन्होंने ब्रीफ किया सबको वो ये है, जो हम उसका इतला जो मुझे मिली है वो ये है कि जो 2019 में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो हैं जो नोट की गई NCA की तरफ से, उसके बाद उन्होंने ख़ुद ही कोर्ट से इसका फ्रीजिंग ऑर्डर लिया, और अब ख़ुद ही जो NCA है वो इस इशू को वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट नहीं करी। तो ये इस वजह से इनके एसेट्स को जो है वो ऑर्डर मिल गए हैं ओपनिंग के। अब इस केस का जो हमारे नैब के केस हैं, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के केस हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो मेरिट पे वहाँ डिसाइड हुआ है, क्योंकि NCA इस ट्रांजैक्शंस को मज़ीद इन्वेस्टिगेट नहीं करी। तो इस वजह से जो उन्होंने फ्रीजिंग ऑर्डर्स लिए थे, वो फ्रीजिंग ऑर्डर्स भी जो हैं वो भी अब उसकी शायद उनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड UK में ये है, जो यहाँ उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के केसेस हैं वो स्टिल सुलेमान शहबाज साहब जो हैं वो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हैं, उनको पेश होना चाहिए अदालतों में। तो सिचुएशन बेसिकली ये है जी। ठीक है। सो बुनियादी तौर पे हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो NCA नेशनल क्राइम एजेंसी के पास जो इन्वेस्टिगेशन थी उसका ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान की किसी दी गई दरख्वास्त से इन्वेस्टिगेशन से था ही नहीं। वो खुद उन्होंने अब वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर है फ्रीजिंग ऑर्डर्स उन्होंने इशू करवाए थे वो भी हाँ जी वो जी
जी ठीक है, मैं इसी चीज़ की तरफ लेके चल रहा हूँ, लेकिन एक और इशू जो यहाँ मिनिस्टर मेरे साथ रही है, मैं चलता हूँ जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने बड़े तहम्मुल से और बड़ी पेशेंस से दो डिफरेंट बयानियाँ आपने सुन ली हैं, NCA के हवाले से भी सुन ली हैं, बल्कि मैं समझता हूँ सबसे दिलचस्प तो वो बयानियाँ हैं जहाँ मलिक अहमद कहते हैं कि कोई मसला है नहीं है PMLN के अंदर, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर से तो बड़ा वाज़ेह है कि वो बड़े ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे थे कि भाई एक इत्तेहाद की ज़रूरत है। आपको क्या समझ आ रही? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि नून लीग में एक ही मसला है कि इनका असूल कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह बहादुरी से हमारे भाई मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में कोई बयानी की जंग ही नहीं है। क्या इतनी जवाल पजीर हो गई मुस्लिम लीग नून के सदर और ख्वाजा आसफ साहब को एक वार्ड की सतह पे जाके इख्तलाफत दूर कराने की नौबत आ पड़ी? यार अनबिलीवेबल है। कहा किथे मैं रली, किथे तेरी सनाए गुस्ताख किया, किथे जा लड़ियां। और नवाज शरीफ तो 3-3 महीने मिनिस्टरों को टाइम नहीं देते थे। मिनिस्टरों को जंग कल भी थी बयानिया की, 5 साल पहले भी थी, 4 साल पहले भी थी, 3 साल पहले भी थी। जंग बयानिए के साथ साथ असल जंग, मैं अर्ज कर देता हूं, इख्तलाफ राय करना नून लीग वालों का 100 दफा हक है कि पहले मरियम नवाज साहबा ने अरेंज सवाल कराया। अरेंज, मैंने ये नहीं कहा सवाल हुआ, सवाल अरेंज कराना, क्योंकि इनकी पुरानी आदत है पर्चियां देना। उसका मैं भी एक बीट रिपोर्टर हूं और आज भी नलायक रिपोर्टर हूं। लाहौर में भी 3-4 लगड़ बगड़ इनके हैं थे रिपोर्टर जिनको पर्चियां देती थी, हमारी बारी नहीं आती थी सवाल करने की। हम हाथ ही खड़ा करते थे जैसे स्कूल में सजा मिली है, सबक याद नहीं किया। वो मियाँ सब फिर अपनी मर्जी के सहाफियों को कहते थे तू सवाल कर, तू कर। मरियम नवाज साहबा ने कहा गुनाह, अल्लाह ताला इनको गुनाह से बचाए और मुझे भी महफूज रखे। गलती होती है, कुताही होती है, गुनाह में फर्क है। उसको मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ ने कहा हरगिज गुनाह नहीं था, पार्टी क़यादत का फैसला था, मशावरत से फैसला किया गया। जिस एक लड़की ने पूरी जमात को गुनाहगार करार दे दिया, कहता है गुनाह कर उस जगह खुदा ना हो जिस जगह, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। और आज हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं कि कतन कंसा से फैसला था। अब भी बयानियां 2 नहीं है। यार क्यों किस लोगों को इतना बेवकूफ समझते हो? एक वक्त में 22 करोड़ आवाम को जरूर बेवकूफ बनाना, चलो 2-4 बंदों को बना लो, अकेले कमरे में बैठ के बना लो, कान में बात करके कह दो बेवकूफ जी अगर कोई समझ नहीं आती। मेरी समझ से बाहर है। मुझे बता दें, असल लड़ाई ये है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब चाहते हैं उनकी जिंदगी में मुस्लिम लीग नून की सरबराही मोहतरमा नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा को मिल जाए। क्यों? ये लड़ाई शहबाज और नवाज साहबा तक। मैं एक आपको बात क्लियर कर दूं। और हमजा में देखें, अगर मरियम को क़यादत मिल जाती है तो उनकी कमोबेशतर 50 साल उम्र है, 30 साल उनके पास होंगे सियासत करने के। अगर हमजा को मिल जाती है तो 30 साल हमजा के पास होंगे और मरियम सेकंड टियर में चले जाएगी। ये इतना संगीन वाकया हो चुका है कि जब मरियम साहबा ने ये फरमाया उस गुनाह में मैं शरीक नहीं हूं, तो 4 सीनियर मोस्ट नून लीग के रहनुमाओं ने मोहतरम नवाज शरीफ साहब को फोन किया, जनाब गुनाह आपने किए, आपकी बेटी हमें जहन्नम में भेज रही है, ये गुनाहगार हैं। तो ये बड़ी साहब बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे कमर जमान कायरा साहब को लेने दीजिए, बिकॉज लाइन कट गई थी। कायरा साहब, उम्मीद है कि अब आपको मेरी आवाज़ जो है वो बेहतर आ रही होगी। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपकी पार्टी ने आप बहुत भरपूर पोजीशन ले ली है कि चेयरमैन नैब के एक्सटेंशन को आप सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि अगर चेयरमैन नैब इस मौके पे हट जाते हैं तो नया चेयरमैन नैब फिर तैनात ही नहीं हो पाएगा, कंसेंसस हो नहीं पाएगा दोनों पार्टीज़ के दरमियान में, और यूं नैब जो है अपने चेयरमैन के बगैर रहेगी और उसका पूरा काम रुक जाएगा। तो क्या आपकी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी ये है कि नैब डिसफंक्शनल हो जाए? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। पहली गुजारिश तो ये है कि पार्टी का चेयरमैन नैब के बारे में आज कोई मौकफ नहीं बदला, कोई नया मौकफ नहीं आया। हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं और मौजूदा चेयरमैन साहब के लिए भी बेहतर है, नैब के लिए भी बेहतर है कि उनको एक्सटेंशन का ये जो अमल है बंद होना चाहिए। किसी भी इदारे को अब एक्सटेंशन के अमल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन कभी भी बेहतरी का सामान नहीं होता।
पेरिशेबल लोग होते हैं, लोगों ने जाना होता है, आज नहीं तो कल चेयरमैन नैब को चले जाना चाहिए, उनकी अपनी भी नेकनामी होगी। और वैसे भी इस हुकूमत के साथ उनका गठजोड़ का इल्जाम तो अपोजिशन पहले से लगाती है ना, नैब ने अजीन अक्सर का तो इल्जाम अपोजिशन सारी लगा रही है, सरेआम लगाती है। अगर ऐसा सूरत हाल बनाई गई कि अपोजिशन के कहने के बावजूद पर्सन स्पेसिफिक एक शख्स के लिए अगर कानून में तरमीम की गई, पहले भी हुई, मैं किसी एक खास तरमीम का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी जब भी होती है वो कभी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होती, इदारे के लिए बेहतर नहीं होती। अगर चेयरमैन नैब के पर्सन स्पेसिफिक इनके लिए कानून साजी होगी, एक्सटेंशन होगी, तो ये नुकसानदेह होगी। और पीपल्स पार्टी पहले भी कहती रही है, हाँ, इससे कोई डेडलॉक इस तरह का नहीं होगा अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में इत्तेफाक राय नहीं होता। वैसे तो उनको चाहिए था कि अब तक कंसल्टेशन शुरू कर देते, 2 महीना पहले शुरू होनी चाहिए थी, और वो अगर बैठ के नहीं करेंगे तो कंसल्टेशन खत व किताबत के जरिए हो जाएगी और किसी न किसी नाम पे इत्तेफाक हो जाएगा। और अगर तसलसल के साथ डेडलॉक रहता है तो डेडलॉक या क्योस परसिस्ट नहीं क्या करता, उसका कोई तरीकाकार पार्लियामान से निकलेगा या अदालत से निकलेगा। उसके बारे में मैं हतमी तौर पे लीगल पोजीशन नहीं बता सकता क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। बुनियादी तौर पे पीढ़ी नहीं समझती कि तातुल होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से ख्याल है कि तातुल होगा। चूंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर भी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस बात को समझेंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, मैं चलता हूँ अली मोहम्मद खान साहब की तरफ। अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्फे से पहले सुना कमर ज़मान कायरा साहब का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ है कि किसी भी इदारे में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, और वो चेयरमैन नैब के टेन्योर में किसी भी मुमकिन एक्सटेंशन की मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट यह है कि पीपल्स पार्टी बड़े फोर्सफुल तरीके से, बड़े जानदार तरीके से, बड़े ज़ोरदार तरीके से मुखालफत करेगी चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की। लेकिन दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि चूँकि आपकी पार्टी भी ये कह रही है कि हम तो शहबाज शरीफ के साथ कंसल्टेशन भी नहीं करेंगे, तो कंसल्टेशन का प्रोसेस ऐसा होगा कि नया चेयरमैन नैब आ ही नहीं सकेगा और एक डेडलॉक हो जाएगा। आप इन कैबिनेट मेंबर हैं, एक इनसाइडर है, आप हमें बताएं कि इस वक्त क्या हिकमत अमली चल रही है इस हवाले से। जी, कैबिनेट मेंबर तो मैं हूँ, ये इनसाइडर वाली बात अजीब सी है। इनसाइडर में नहीं हूँ। जो चीज़ कैबिनेट में डिस्कस होती है तो उसमें से जो पब्लिकली डिक्लेयर होती है, जब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसको डिक्लेयर करते हैं, उस पर मैं तब बात करता हूँ। अदरवाइज़ कैबिनेट की जो डिस्कशन होती है वो भी आपने एक आपके पास ही रहती है, उसको आप मीडिया पे शेयर नहीं करते। इसके हवाले से मैं इतना आपको कह सकता हूँ, ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि काबीना में मैं तकरीबन हर मीटिंग का हिस्सा रहा हूँ अल्लाह के करम से, तो मेरे सामने मैंने कोई नोट नहीं किया, ऐसी कोई गुफ्तगू नायब चेयरमैन की एक्सटेंशन के बारे में काबीना में नहीं हुई। एक तो ये बात है। अब उसको एक्सटेंशन देनी है नायब चेयरमैन को, वो एक आइनी हक है, आइन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन आइन पाकिस्तान थ्रू ऑर्डिनेंस आपको एक उसमें सहूलत है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप एक लॉ ला के उनको अमेंडमेंट करके एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन उसको फिर आपने पार्लियामान से उसको फिर लॉ बनाना होगा, उसको तक़वीयत देनी होगी, अदरवाइज़ फिर वो ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ नहीं बन पाएगा। अब जहाँ तक कि ये उसूली मौक़िफ़ वगैरह की बात है, ये बातें जो हैं ये अपनी अलमारी में ही रख लें हमारे भाई लोग। कारा साहब की जमात भी रख ले, नून लीग भी रख ले, क्योंकि वो कहते हैं हर शख्स बाउसूल, हर शख्स बाज़मीर, हर शख्स बाउसूल, हर शख्स बाज़मीर, अपनी ज़ात तक, ज़ाती मफाद तक। तो जब इनको सूट करता है एक्सटेंशन भी देते हैं और दोनों अंगूठे लगा के देते हैं। तो ये छोड़ें कि आप जो है कोई उसूली मौक़िफ़ कोई मैं नहीं समझता कोई इन लोगों में से किसी का है। जब इनको सूट करता है वो एक्सटेंशन देते हैं, जब नहीं उनको सूट करता नहीं देते एक्सटेंशन। अब ये देखना होगा कि क्या हुकूमत इस पे फाइनल फैसला लेती है या नहीं। इससे पहले कि भट्टी साहब का इस पे तज़िया ले लूं, बात है कमर ज़मान कारा साहब को इस पे जवाब का एक बात और हक होना चाहिए, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा में भी कहते हैं कि फर्स्ट राइट ऑफ रिप्लाई। बात मैं पूरी कर लूं। अब मैं कमर ज़मान कारा साहब का फर्स्ट राइट ऑफ रिप्लाई ले लें, क्योंकि आपने कहा कि ये इसमें कोई असूल होता है। चलें जी चले जी। कमर ज़मान कारा साहब, ये फर्स्ट राइट ऑफ रिप्लाई। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि मैं बिल्कुल एक एक्सटेंशन का जिक्र नहीं कर रहा, मैं प्रिंसिपली ये कहता हूँ कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। हमारे दौर में भी हुई, मैंने खुद कहा, और मैं उस वक्त भी उसके हक में नहीं था। उसके बाद भी हुई, मैं उस वक्त भी हक में नहीं था।
और मैं आज भी एक्सटेंशन के हक नहीं हूँ। ये एक्सटेंशन तो खैर पता नहीं अभी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इसका सूरत हाल क्या है, लेकिन क्योंकि ये मिनिस्टर ने सिर्फ बहस छेड़ी है, उन्होंने इस मौजू पर गुफ्तगू की, इसलिए इस पर बात शुरू हुई है। और ये बात दुरुस्त है कि जब ये मसला आएगा, हाँ एक सवाल हुआ चेयरमैन साहब से, उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसको पुरजोर तरीके से इसको रोकेंगे। चेयरमैन नैब के लिए पुरजोर तरीके से रोकने का क्या मतलब है? सड़कों पे निकल आएंगे, क्या करेंगे आप? सर व्हाटसोएवर विल बी पॉसिबल वी विल डू इट, क्योंकि अब ये एक बहुत ही गलत स्टैंड है। और ये अली मोहम्मद की बात दुरुस्त है कि हमारे दौर में भी एक्सटेंशन हुई, उसके बाद भी हुई, नहीं होनी चाहिए थी, मैं आज भी कह रहा हूँ, और आइंदा नहीं होनी चाहिए। अगर माजी में कोई ऐसी गलती हुई या ऐसा अटैक हुआ जिससे कि ओवरऑल सिस्टम को बेहतरी नहीं, नुकसान हुआ, इदारों को भी नुकसान हुआ जहां एक्सटेंशन हुई, अफराद को भी नुकसान हुआ, मुल्क को भी नुकसान हुआ, उस अमल को आप रोक देना। अच्छा, ये तो आपकी आला ज़र्फी है या आपकी कैंडिडेटनेस है कि आपने माना कि आपके ज़माने में भी एक्सटेंशन हुई। भट्टी साहब, दो यहाँ पे हमारे यहाँ सूरत हाल नज़र आती हैं। एक पेचीदा किस्म की सूरत हाल है। प्रैक्टिकल सूरत हाल ये है कि कंसेंसस नहीं लगता कि हो पाएगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में और लीडर ऑफ द हाउस में नए चेयरमैन की तैनाती के हवाले से। अब नया चेयरमैन अगर नहीं आएगा और डिसफंक्शनल हो जाएगा भट्टी साहब, तो इसका मतलब है कि नैब डिसफंक्शनल हो जाएगी। आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या होने लगा है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं किसी एक बंदे की बात करता हूं। आजकल एक ही उसूल है कि इसका कोई उसूल नहीं। मिठाई खाओ आप। ये एक राइटिंग ऑन दी वॉल है, आजकल सियासत में चल ही रहा है कि उसूल को, जिसका उसूल ही कोई नहीं। अब आ जाते एक्सटेंशन होनी नहीं होनी चाहिए, ये एक लंबी दास्तान है। अब मैं इस पे थोड़ा सा काबिल एहतराम अली मोहम्मद खान साहब ने भी राय दी, कायरा साहब ने भी दी, माजी में क्या होता रहा छोड़ दे। वजीर इतलात गालबन, अब जो गालबन पहले 2-3 और पार्टियों में थे, आजकल मेरी इतला पीपल्स पार्टी में है, जो मेरी सॉरी पीटीआई में, माफी चाहता हूं, मुझे अली मोहम्मद साहब माफ कर दीजिएगा, गुस्ताखी ना समझिएगा, मेरे कर दिया माफ, आगे चले कि वो पीटीआई में है। उन्होंने फरमाया है कि जनाब शहबाज शरीफ करप्ट हैं, उन पर करप्शन के केसेस है, जबकि कानून ये कहता है वजीर आजम कोई भी हो, अपोजिशन लीडर कोई भी हो, पाबंद है उससे मुशावरत का। कानून ये कहता है, लेकिन कानून तो है हमारे और आपके लिए है ना, कानून वो तो हमारे और आपके लिए है। उन्होंने कहा नहीं करेंगे। अब कल क्या होगा मुझे नहीं पता, एक ऑर्डिनेंस आएगा, ऑर्डिनेंस के लिए एक बड़े अहम आदमी को, जिनसे वजीर आजम वक्त के मिल चुके हैं, जवेद इकबाल को तसीर नहीं दी जाएगी, दिखाएंगे खब्बी मारेंगे सज्जी, उससे मुलाकात हो चुकी है। और उससे यह भी कमिटमेंट ले लिया इंदा अगर वो 3 महीने की एक्सटेंशन होती है तो कौन कौन अरेस्ट होंगे, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं एक रिपोर्टर हूं, मैंने गोश गुजार कर दी। आप कह रहे हैं कि एक्सटेंशन होगी, मैं कह रहा हूं दिखाएंगे खब्बी। मैं कंफ्यूज हो गया हूं। एक्सटेंशन होगी, नहीं एक्सटेंशन जवेद इकबाल, मैं अर्ज करने लगा ना, जवेद इकबाल की एक्सटेंशन नहीं होगी, उनकी जगह एक और साहब है जो आजकल इनके बड़े मंजूर नजर है, उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब मिल भी चुके हैं और उनको बता भी चुके हैं उन्होंने क्या क्या करना है। मैं कह रहा हूं एक्सटेंशन नहीं, अपॉइंटमेंट होगी। ये इसी भूल भुलैये में रखेंगे टॉक शो में, एक्सटेंशन देनी है, जवेद इकबाल को देनी है, नहीं देनी। नई अपॉइंटमेंट का कंसेंसस कैसे होगा भट्टी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे आप मौका दे दे। इनका ख्याल है ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, ऑर्डिनेंस उसको फिर दोनों हाउसों से मंजूर कराया जाएगा, जो अब तक प्लानिंग बन चुकी है इस्लामाबाद के एक मजबूत तरीन महल में, जहां मेरे और आप जैसे गरीब आदमियों को जाना मना है। आप तो खैर जा सकते हैं, हमें तो उस्मान से ऊपर में उन्हें दिया जाता। वो फैसला हो चुका है, ऑर्डिनेंस का मुसवदा भी तैयार हो गया है। लाहौर से 2 वकील गए, कराची से आए और अहम तरीन शख्सियात थी। अगर नहीं पता होगा तो इमरान खान को नहीं पता होगा, लेकिन इमरान खान मिले जरूर हैं उनको, जिन्हें नया तैनात किए जाने का इम्कान है। मैं ये नहीं कह रहा हो गए हैं, मैंने ये भी नहीं कहा कि तुसी दिखाने खब्बी है मारनी सज्जी है। ये आप आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड में रहता है। हो सकता है अल्लाह करे कि ताकतवर हल्के आए, जैसे ये इलेक्शन कमीशन से टकराव की पॉलिसी पे चले थे। याद होगा आपको, ये उन्होंने कहा था
कि ये इन्हें बम मार देना चाहिए या तबाह कर देना चाहिए, पैसे लेते हैं। फिर कल परसों फवाद चौधरी हमारे भाई ने कहा नहीं इलेक्शन कमीशन से मामला ठीक हो गया। ठीक नहीं हुए, किसी ने स्क्रू किया है कि यार क्या करते हो, कुछ तो अपना काम कर लो, हर काम में हमें आना पड़ता है। ये मेरी राय है। मैं नाम आपको प्रोग्राम के बाद बता दूंगा जिससे इंटरव्यू हुआ और जिसको कहा गया है। जरा अली मोहम्मद खान साहब को आने दीजिए। नैब दे कारक, जरा अली मोहम्मद खान साहब को आने दीजिए। अली मोहम्मद खान साहब, आपने चंद लम्हे पहले फरमाया कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर ज़रूर हूँ, मेंबर ज़रूर हूँ, लेकिन हर चीज़ का मुझे पता नहीं होता, मेरे सामने इस किस्म की बात हुई नहीं है। ये और बात है कि एक से ज़्यादा अखबार जो है वही बात कह रहा है जो और छप चुकी है, इन राइटिंग मेरे सामने पड़ी है, जो भट्टी साहब ने अभी कहा है कि मसवदा बन चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है, वकील आ चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पूरी एक रिकमेंडेशन दे दी है। उन्होंने एक तरीका बताया एक नए ऑर्डिनेंस का। उन्होंने ये भी बताया है कि नई रिकमेंडेशन होनी चाहिए, नई रिकमेंडेशन पे किस तरह से करनी है वो भी वो कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं एज कैबिनेट मेंबर, यानी पब्लिक आपसे तवक्को करती है कि आप समझाएंगे। अखबारात में चीज़ें छप रही हैं, आप एज कैबिनेट मेंबर कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है इस सारी चीज़ का। अब जो भट्टी साहब को भी पता है, अखबारात को भी पता है, आपको नहीं पता, तो फिर क्या कैबिनेट ला इल्म है? भट्टी साहब को तो मलका हासिल है। भट्टी साहब को तो यही भी पता है कि मेरी इस जेब के अंदर एक अदद पार्कर पेन भी है, अंदर ये पड़ा हुआ है, इनको पहले से पता होता है। तो वो तो भट्टी साहब की तो मैं मालूमात को चैलेंज नहीं कर रहा, और उसमें मैं अपनी बात करूंगा कि पहले तो मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो चीज़ पब्लिक नहीं है उसको मैं कैसे ओन कर सकता हूँ? नंबर 1, मेरे इल्म में नहीं है, काबीना में ये डिस्कस नहीं हुई। दूसरी बात, अगर मुझे इल्म होता भी, मुझे इल्म नहीं है, अगर मुझे इल्म होता भी एज ए कैबिनेट मेंबर और वकील का, डॉक्टर का और काबीना का मेंबर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीना राजों का कब्रिस्तान होना चाहिए। जो कोई लोग जो है इस तरह की बातें माजी में करते थे काबीना की बार, वो गलत करते थे। अगर तो मुझे पहले इल्म अगर होता भी तो मैं ना बताता, क्योंकि आई एम अंडर ओथ कि मैंने काबीना की बातें बाहर नहीं करनी। हाँ, वो करनी है जो पब्लिक कर देती है, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या खान साहब की तरफ से आ जाता है। तो पहले तो काबीना की बात ना बताएं, हमें ये बताएं जो भट्टी साहब जिस पर इशारा कर रहे हैं कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस होगा जिसमें कंसेंसस की जरूरत नहीं रहेगी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, शहबाज शरीफ से कंसेंसस की जरूरत एक ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म हो जाएगी, ये इशारा कर रहे हैं भट्टी साहब। चले, हमारे वो पश्तो में ज़रबल मसला है, वो पश्तो वाली तो नहीं बता सकता, उसका उर्दू में मफहूम ये है कि ईद जो है ना, ईद जो होती है, ईद उल फितर, वो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं होती, वो जब आती है ईद तो सब लोग उसको देख लेते हैं। तो ये ईद जो है पता नहीं भट्टी साहब ने पहले से देख लिया है। साहब, ये लास्ट वर्ड, पेशावर हमारी डिस्कशन यहाँ खत्म हो जाएगी क्योंकि अगला पार्ट हमारा सर उसका, लेकिन ऐसी कोई चीज़ फिलहाल नहीं है जी। मैं कमर ज़मान कारा साहब का लास्ट वर्ड, कमर ज़मान कारा साहब आपका कंक्लूसिव वर्ड, आपकी जजमेंट आ जाए सर इस सारी डिस्कशन पे। अभी साहब बड़ी दूर की कौड़ियां निकाल लेते हैं, बड़े रसूख वाले आदमी हैं, ये कहते राज निकालते हैं, लेकिन एक बात बड़ी सिंपल सी है, इस मुल्क में बड़े बड़े शरीफुद्दीन पड़े हुए हैं कमाल के, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो चीज आइन के अंदर दर्ज है, तरीकाकार दर्ज है, उस तरीकाकार को किसी ऑर्डिनेंस के तहत तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकती, वो कानून के अंदर तरमीम की जा सकती है। और मेरा जाती ख्याल जहाँ तक है वो ये है कि ये आइन के अंदर दर्ज है, मुझे मेरे सामने वो इस वक्त क्लास नहीं पड़ी, आइनी तकाजा ये है कि इन कंसल्टेशन विद दी लीडर ऑफ द हाउस एंड अपोजिशन ये अपॉइंटमेंट होगी, और कंसल्टेशन की वजाहत सुप्रीम कोर्ट अपनी एक फैसले में दे चुकी है कि वो कंसल्टेशन मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। मुशावरती अमल में 3-3 नाम देने हैं, नहीं फिर देने हैं, नहीं होंगे फिर देने हैं, ये 3-4 दफा 4 दिन में हो सकता है। और कितने नाम, अगर 10-12 नाम गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, 10-12 नाम अपोजिशन की तरफ से आएंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी एक नाम पे भी इत्तेफाक नहीं होगा, कोई कॉमन नाम निकल आएगा। लेकिन मेरी जाती राय में अगर हुकूमत ने ऐसा काम किया तो ये डेडलॉक क्रिएट करेगी और डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारा साहब, वक्त हमारा यहाँ इस डिस्कशन का खत्म हुआ। नैब का मुस्तकबिल है क्या, इस हवाले से आपने बात सुनी, देखिए आगे क्या होता है, अभी तो बड़ी गैर यकीनी किसी कैफियत है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान में पोलियो के मंजरनामे पे एक नजर डालते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में, और इस हवाले से हम कई दफ़ा पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, सेगमेंट्स कर चुके हैं, इस हवाले से लिखा जा चुका है, हुकूमत इस हवाले से बहुत दफ़ा बोलती है कि इस वक्त पूरी दुनिया में बदकिस्मती से दो मुल्क ऐसे हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा अफ़गानिस्तान, जहाँ पर अभी भी पोलियो के केसेस डिस्कवर हो रहे हैं। पाकिस्तान पूरे में तो पोलियो के केसेस डिस्कवर नहीं होते, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं, इसी तरह कराची के बहुत से एरियाज़ में पोलियो के केसेस बार बार डिस्कवर होते रहे हैं। खुशाइन बात यह है कि इस बरस में अभी तक एक ही केस पोलियो का सामने आया। जैसे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट जो है वो अखबारात की जीनत बनी है। एक दिन पहले पाकिस्तान में 5वीं पोलियो की कैंपेन जो है उसका ख़त्मा हुआ, उसने कंक्लूड हुआ। ये मुल्क गिर तीसरी बड़ी कैंपेन थी, और अगर पूरी कैंपेन, जिसमें 2 छोटी कैंपेन्स भी थी, उनको मद्देनज़र रखें तो ये अपनी नौइयत की 5वीं कैंपेन थी। और जैसे मैंने पहले कहा, अब तक 9वां महीना ख़त्म होने को आया है। सिर्फ जनवरी में एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था। इस लिहाज से पाकिस्तान की पोलियो कैंपेन की, पाकिस्तान के पोलियो वर्कर्स की जो टीम्स हैं, जो डॉक्टर इसमें हैं, जो वॉलंटियर्स इसमें हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब। डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा ये बताइए मेरे सुनने वालों के लिए, नाज़रीन के लिए, कि जो 5वीं पोलियो की कैंपेन थी, इसमें कितनी पोलियो टीम्स और कितने वर्कर्स पूरे मुल्क में इसमें शामिल थे? जी, ये जो मुल्क की मुहिम है ये पूरे पाकिस्तान में 20 सितंबर से शुरू हुई थी। केपी में ये कैंपेन 3 दिन पहले 17 तारीख से शुरू हुई थी, जबकि एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसमें साउथ वज़ीरिस्तान में ये कैंपेन आज से शुरू हुई है। ये 5 रोज़ा कैंपेन थी, और इसमें पूरे मुल्क में 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं 0 to 59 मंथ्स की एज के। तो डॉक्टर साहब, अगर ये 5वीं कैंपेन है और तीसरी हिमागीर नेशनल कैंपेन है, तो फिर जनवरी 2021 से अब तक कितने पोलियो के कतरे इस्तेमाल किए गए हैं, बच्चों को पिलाए गए होंगे? जी, हर कैंपेन में जैसे कि मैंने कहा कि 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं। अगर हमने 3 मुल्क मुहिम की हैं तो 12 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए हैं, और जो छोटी मुहिम्स थी सब नेशनल जिनको मुहिम हम कहते हैं, तो उसमें भी 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं 20 मिलियन को। तो वो भी उस हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि कितने बच्चों को हम कतरे पिलाते हैं। ये वाहिद कैंपेन होती है हमारे मुल्क की सबसे बड़ी, जिसमें हम 5 दिन में पूरे पाकिस्तान में हर घर में हमारे माशाल्लाह पोलियो वर्कर जाते हैं और बच्चों को कतरे पिलाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम हिसाब किताब करें, एक मुल्क जिसकी आबादी 22 करोड़ बताई जाती है, और उसमें पोलियो की उम्र के बच्चे, ज़ाहिर है हर उम्र के बच्चे को तो नहीं, छोटी उम्र के बच्चों को पिलाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक साल में जब ये कैंपेन चलती है तो एक बच्चे को 1 से ज़्यादा दफ़ा, 2 या 3 दफ़ा ये पोलियो के कतरे पिलाने पड़ते हैं? जी, अगर हमने साल में 5 कैंपेन की हैं, और अगर इस साल कोई बच्चा पैदा हुआ था तो उसको 5 दफ़ा हमने कतरे पिलाए हैं, और इसके अलावा रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी उसने 4 दफ़ा कतरे अब तक पी लिए होंगे। यानी कि साल में 9 दफ़ा उसने, जो बच्चा इस साल जनवरी में पैदा हुआ था, उसने 2 दफ़ा कतरे पिला लिए। और ये आपने अब देखा होगा कि जितनी ज़्यादा दफ़ा कतरे पिलाते हैं उतना ही बच्चों को उसका कुव्वत मदाफ़त बढ़ती है इस बीमारी से, क्योंकि दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी ऐसे भी केसेस मौजूद हैं जहां बच्चों ने 10-10, 15-15 दफ़ा डोजेस ली हुई हैं और इसके बावजूद उनको पोलियो के केसेस हुए हैं। जिस तरह आपने अब देखा है कि कोरोना के लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनको कोरोना हो रहा है, लेकिन उसकी सिवियरिटी कम है। डॉक्टर साहब, ये तो एक नई चीज़, मैं खुद भी चूँकि मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे इसका एहसास नहीं था, जो चीज़ आप बता रहे हैं कि पोलियो के कतरे पिलाने के बाद भी बच्चों को पोलियो हो सकता है। क्या इसका मतलब है कि जो कतरे पिलाए गए थे वो कतरे नाकिस थे, इनफेक्टिव थे, वो दवाई ठीक नहीं थी, या ये कुव्वत मुदाफ़त मुकम्मल होती नहीं है? जी, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही दुनिया की
सबसे सेफ वैक्सीन में से एक वैक्सीन है। आप देखें कि कितने ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है और साल में कितनी दफ़ा दी जाती है और किसी किस्म के रिएक्शंस, कोई सीरियस रिएक्शन रिपोर्ट नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब, क्योंकि ये एक ओरल वैक्सीन है, कई दफ़ा बच्चे को अगर डायरिया हो, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो, उसको कोई इन्फेक्शन हुई हो, तो ये उसके सिस्टम में अब्ज़ॉर्ब नहीं होती, उसी तरह डिस्चार्ज हो जाती है। इसके अलावा जो उसका ट्रिगर करना होता है, उसने इम्यूनिटी रिएक्शन को ट्रिगर करना होता है, बाज़ औक़ात वो नहीं होता या उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसलिए हम, क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चों को जितनी दफ़ा ज़्यादा दफ़ा कतरे पिलाएं उतना ही महफूज है, और यही एक पैगाम है जो हम लोगों को वाज़ेह करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परसेप्शन है कि अब इसको बच्चे को 4 दफ़ा कतरे पिला लिए, 5 दफ़ा कतरे पिला लिए, तो अब इसको मज़ीद कतरे पिलाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसी को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा था कि इसका कोई रिएक्शन होता है, खुदा न खास्ता। मेरा मतलब कहने का था कि जब पोलियो के कतरे क्या इफ़ेक्टिव नहीं होते, क्या मौसर साबित नहीं होते। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि कई दफ़ा अगर बच्चा बीमार हो, उसको डायरिया हुआ हो या किसी वजह से कतरे जज़ब नहीं होते। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एक हकीकत है कि इस्लामाबाद के सेटल्ड एरियाज़ में तो हमने नहीं देखा, हमारे घरों में ये पोलियो की टीम्स नहीं आई हैं सर गुज़िश्ता चंद महीनों में। आप वैसे ये 5वीं और 3री कैंपेन बता रहे हैं, मैंने तो इस सारे टाइम पीरियड में नहीं देखा कि पोलियो की कैंपेन्स हमारे घरों के दरवाज़ों पे आई हों। तो इसका मतलब है हर जगह नहीं जा रहे। नहीं, हाँ, तो उसके लिए मेरा एक मैसेज है। पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह इस दफ़ा हमारी इस्लामाबाद में भी कैंपेन बहुत अच्छी हुई है और वो यकीनन गई होंगी। इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन है 1166। अगर किसी घर में हमारी पोलियो की टीम नहीं गई तो वो अब भी हमें 1166 पे कॉल करके अपना एड्रेस लिखवाएं, हमारी पोलियो टीमें घर जाकर उनके बच्चों को कतरे पिलाएंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट वेरी क्विक क्वेश्चन है। जो पहले हम सुनते थे कि रेजिस्टेंस रही है, वो आप समझते हैं कि अब कम हो गई है? अब ज़्यादा वालिदैन समझते हैं इसकी अहमियत को, अब हमें सपोर्ट मिल रही है हर तरफ माशरे से? जी, मेरे ख्याल में हमारी कामयाबी की जो कुछ चंद वजूहात हैं उसमें ये भी है कि अल्लाह के फजल से अब हमारी आवाम में, पेरेंट्स में जो वो अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और उन्होंने बच्चों को कतरे पिलाने की इजाज़त दे रहे हैं। अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और इस प्रोग्राम के थ्रू, आप सब लोगों के थ्रू मेरी यही दरख्वास्त है पेरेंट्स से कि ये एक सेफ़, मुकम्मल से महफूज वैक्सीन है। जब भी हमारी पोलियो के सेहत महफ़ज़ आपके घर पे आके दस्तक दें, उनको प्यार मोहब्बत से, शफ़क़त, नरमी से, एहतराम से पेश आएँ और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शादाब बेग, हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चला जाऊं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑब्जर्व किया, उनकी टॉप मैनेजमेंट ने, कि पाकिस्तान ने जब पेंडेमिक के ऊपर काबू पाया और बहुत बेहतर उसको रिस्पॉन्स दिया, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर पोलियो वैक्सीनेशन टीम्स का एक पूरा आर्किटेक्चर, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर जो था, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, जिसने पाकिस्तान की हुकूमत और यहाँ की रियासत की बहुत ज़्यादा मदद की। पेंडेमिक के मुकाबला करने के लिए उसकी बड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पाई जाती थी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस बरस में सिर्फ एक ही केस पोलियो का अब तक सामने आया है, और वो जो हुकूमत ने एक नशर व इशात की है जिसके ज़रिए वालिदैन को कन्विंस किया है कि पोलियो के कतरे बार बार पिलाने से बच्चे की सेहत को किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, उसमें यकीनी तौर पर हमें कामयाबी देखते हैं। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।